हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, इसको हम सेकंड नाम होता है इसका वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये वैक्यूम डिस्टिलेशन का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? ठीक है, तो डिस्टिलेशन हम टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो लिक्विड्स हमारे होते हैं उनको हम कैसे प्यूरीफाई करते हैं या फिर हम कैसे सेपरेट करते हैं मिक्सचर से। ठीक है, तो फर्स्ट हमने किया था सिंपल डिस्टिलेशन, सेकंड किया था हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और आज हम करेंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। सेकंड नाम होता है इसका वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोल देते हैं इसको, वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कोई ऐसे लिक्विड होते हैं हमारे पास कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हमें सेपरेट करना या फिर प्योर फॉर्म में लाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, काफ़ी टफ काम हो जाता है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को हम कम करके उसके बॉइलिंग पॉइंट को भी कम कर देते हैं जिससे कि हमारा जो वो लिक्विड है हमें वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन है या फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कहाँ पे यूज़ करेंगे हम? ऐसे लिक्विड्स जो अपना बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल होता है हमारे पास, ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक आते आते डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको प्योर फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऐसे लिक्विड्स के लिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, ये जो मेरी असेंबली है इसमें देखो आप, फर्स्ट देखो ये मैंने राउंड बॉटम फ्लास्क ली है। ठीक है, जिसमें मेरा ये लिक्विड है और साथ में इम्प्योरिटीज होंगी। ठीक है, मान लो कि इम्प्योरिटीज हैं और ग्लिसरॉल है। ठीक है, तो मेरे को इम्प्योरिटीज से ग्लिसरॉल को सेपरेट करना है या फिर प्यूरिफाई करना है ग्लिसरॉल को। ठीक है, बाय यूजिंग दिस मेथड वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो कैसे करूँगा मैं? यहाँ पे डाल दिया हमने ग्लिसरॉल और वो भी इम्प्योर फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे है इम्प्योर मीन्स इम्प्योरिटीज भी हैं और ग्लिसरॉल भी साथ में। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज तो हमारी नॉन वोलेटाइल होंगी, लेकिन जो ग्लिसरॉल है वो वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसको हीट करते जाएंगे तो होगा क्या कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 290 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 290 डिग्री सेल्सियस ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा टेम्परेचर कितना पहुँचते पहुँचते ये पहले डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज कर जाएगा तो टफ हो जाएगा हमें कि इसको सेपरेट हमने कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से कि प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस, इस केस में हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, तो प्रेशर होगा हमारा वो होगा हमारा 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, जो 1 एटमॉस्फेरिक होता है वो होता है हमारा 760 mmg पर hg। ठीक है, mmHg। ठीक है, तो जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होगा अगर हम mmHg की फॉर्म में ले? ठीक है, तो वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू 760 mmHg। ठीक है, तो इसमें देखो हमें करना क्या है कि यहाँ से देखो आप, हम यहाँ से अब बॉइलिंग पॉइंट को कैसे कम करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारा। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट को कैसे कम किया जाए। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स की आपको बॉइलिंग पॉइंट को कम करना है तो आप प्रेशर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो प्रेशर होता है हमारा वो टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, यही हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप करेंगे क्या हम कि प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा इसको हम पहुंचाएंगे 180 डिग्री तक, 180 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, क्योंकि जो 180 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो ग्लिसरॉल होता है हमारा यहाँ तक डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो प्रेशर है ये रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री सेल्सियस कब बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट? जब हमारा जो प्रेशर होगा हमारा 12 mmHg। ठीक है, समझ आ गई बात? तो हमने यहाँ पे देखो ये एक मैनोमीटर लगाया हुआ है। मैनोमीटर का काम होता है ये कि ये प्रेशर को मेजर करेगा। ठीक है, तो हमने ये वैक्यूम पंप लगाया, वैक्यूम पंप से हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे यहाँ से। ठीक है,
वैक्यूम पंप के थ्रू हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। मैनोमीटर का काम क्या है कि ये प्रेशर को मेजर करेगा, ठीक है। जैसे ही हमने इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक जो इक्वल होता है हमारा 760 mmHg के बराबर, ठीक है। इसको जैसे ही हमने रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस करके मैं इसको 12 mmHg तक लेके आ गया, तो वहां पे क्या होगा हमारा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज क्यों कर जाएगा? क्योंकि हमारे पास रिलेशन होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो मीन्स जो टेम्परेचर वो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर प्रेशर को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी हमारा ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये देखो 180 डिग्री सेल्सियस तक ले आए हम। तो इस केस में क्या होता है हमारा ग्लिसरॉल डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। और प्रेशर भी हमने रिड्यूस कर दिया 12 mmHg, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अब बॉइलर स्टार्ट होना हो जाएगा क्योंकि हमने इसके बॉइलिंग पॉइंट को ही कम कर दिया है। जो हमारा ग्लिसरॉल है थ्रू प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को भी हमने रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ से क्या है कि ग्लिसरॉल यहाँ से आता जाएगा, कंडेंस होगा, मतलब कि वेपर बन जाएंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे ही बन जाएंगे इसके वेपर। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि हमने प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट को इसको रिड्यूस कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर दिया बाय रिड्यूसिंग प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर रिड्यूस करने से क्या फायदा होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो गया, जब जल्दी बॉइल कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोज नहीं होगा वो, ठीक है। तो अब 290 डिग्री सेल्सियस के बजाय ये 180 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, हीट कर रहे हैं हम इसको बर्नर के थ्रू, तो यहाँ से इसके वेपर्स बन, हाँ ये टेम्परेचर, ये हमने थर्मोमीटर लगा रखा हुआ है यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे वेपर बनेंगे हमारे वो कंडेंसर में आ जाएंगे, ठीक है। तो कंडेंसर का काम क्या होगा कि वेपर्स को वो कंडेंस करके फिर से लिक्विड फॉर्म में ले आएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आते आते यहाँ पे आ गया हमारा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा जो ग्लिसरॉल है, ठीक है। और ये था वैक्यूम के थ्रू हम प्रेशर को रिड्यूस, वैक्यूम लगाया हुआ है। वैक्यूम का काम क्या होगा कि मान लो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो हमारा ग्लिसरॉल है, ठीक है, वो डिकम्पोज हो भी जाता है, तो हम प्रेशर को रिड्यूस करके यहाँ पे फिर से इसको प्योर फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 180 डिग्री तक सेल्सियस पर ही फिर वोलेटाइल हो जा रहा है, ठीक है। वोलेटाइल होने से यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे वेपर के थ्रू वो इस यहाँ से होते हुए कंडेंसर में पहुंचेगा, ठीक है। तो कंडेंसर का काम क्या होगा, कंडेंसर यहाँ पे कंडेंस करेगा इसको, फिर से लिक्विड फॉर्म में लाएगा। तो लिक्विड फॉर्म में लाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये फ्लास्क में आ जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें ये प्योर फॉर्म में, ठीक है, प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, मींस कि कोई ऐसे लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही रिड्यूस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसकी सेपरेशन या फिर प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर हम बोल सकते हैं, ठीक है। कि प्रेशर को रिड्यूस करके हम उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देंगे, बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, और डिकम्पोज नहीं होगा तो हमें इजीली प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो इसके बाद हमारा इसका लास्ट बचता है स्टीम डिस्टिलेशन, उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।